हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी कक्षा यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th के लिए। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का लास्ट चैप्टर फ्रॉम सिविक्स, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर बाकी वीडियोस की बात करें तो चैनल पर आपको मेरे मिल जाएंगी, उनको देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो अगर बात करें इस चैप्टर से वेटेज की, तो लगभग आपको 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं चैप्टर में। लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपैंडिंग राइट्स ऑफ दीज राइट्स। ये सारे टॉपिक आज हमें कवर करना है। हमारी एनसीईआरटी एज यूजुअल हमें कहानी सुनाएगी। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पर लोगों के पास कुछ अपने बेसिक अधिकार ही नहीं है। और चलिए आज थोड़ा सा घूमने चलते हैं जेल में। जेल है ग्वांटानामो बे, जहाँ पर 600 लोगों को सीक्रेटली यूएस फोर्स उठा लेती है जगह जगह दुनिया के हिस्सों से, और उनको एक जेल में डाल देती है जो कि क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी होता है। अनास, जिसके फादर भी बच्चे लोग इनमें से एक थे 600 लोगों में से, जिनका नाम था जामिल एल बना। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 September 2001. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. Like other prisoners, Albana's families got to know that he was in that prison only through the media. So can that happen in a democratic country that you can, arrest anybody at any time, any point of time? The answer is no. But ये कैसे हो रहा था? Families जो थी सारे लोगों की, मीडिया और even UN representatives were not allowed to meet them. The US Army arrested them, interrogated them, decided whether to keep them or there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach court in their own country. Even जो Amnesty International थी, जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है इन प्रिजनरों से, और एक बात पता लगाती है कि यूएस जो है वो सारे के सारे लॉज को वायलेट कर रहा है और इन लोगों को वहाँ पर टॉर्चर करा जा रहा है, क्योंकि इनको बेसिक जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटीज। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रिमेंबर कि इंडिया के साथ भी एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट जो गलती से पाकिस्तान में चले गए थे, बट ऑब्वियसली इनकी कुछ वीडियोज़ वायरल हो गई थी एंड उसकी वजह से पाकिस्तान को हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना पड़ा था। सो ये कोई ट्रीटीज़ होती है जो किसी को भी माननी पड़ती है। इफ़ यू रिमेंबर हीज नेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ऐसे में क्या होता है बच्चे लोग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इवन हंगर स्ट्राइक पर भी चले जाते हैं। प्रिजनर्स को फिर भी नहीं छोड़ा जाता, और जिनको जो गिल्टी भी नहीं होते उनको भी नहीं छोड़ा जाता। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पर निकाली जाती है और ये पता लगाया जाता है कि ऐसे में बच्चे लोग कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, ऐसे में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, जेल ही बंद हो जाना चाहिए। बट यूएस किसी की नहीं सुनता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि क्या किसी को भी कहीं से भी हमको कोई उठा के लेके जा सकता है? कल को तो यूएस आर्मी विल कम एंड पिक अस ऑल्सो। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं जो कि थोड़ा हमें साउथ अरेबिया घुमा के लेके आएगा। ऑब्वियसली ये जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है एक्सेप्शन था, जिसमें कि गवर्नमेंट ही मना कर रही है कि वो अपने देश के लोगों को क्या दूसरों को भी कुछ अधिकार नहीं देने वाली है। सऊदी अरेबिया में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही केस था जहाँ पर कंट्री हेरिडिटरी किंग के द्वारा चलाई जाती थी। लोगों का कुछ भी रोल नहीं था कि वो अपने रूलर को चुने। यहाँ पर जो राजा होता था वही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चुनता था, वही जज को, और उनके सारे डिसीजंस को चेंज भी कर सकता था। सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना पाते थे। मीडिया का कोई रोल नहीं था। कोई किसी भी इंसान को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं थी। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। वुमेन वर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, और उनकी टेस्टिमनी होती थी कि एक पुरुष के पास 2 महिलाएं होंगी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मीडिया, राइट टू एक्सप्रेशन, नथिंग वाज गिवन एट ऑल। अब यहाँ पर ये कंडीशंस हम लोगों को दूसरे एग्जाम्पल की ओर ले जाती है, और जहां पर एथनिक मिसैकर होता है कोसोवो के कुछ लोगों के साथ। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एब्सोल्यूट मोनार्की हो गया जहां पर लोग चुन भी नहीं सकते, बट कोसोवो में क्या था? कोसोवो पहले प्रोविंस था यूगोस्लोवाकिया का। उसके स्प्लिट होने के बाद वहां पर एक जनसंख्या रहती थी जिनको एथनिक अल्बेनियन कहते थे। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी, बट पूरे देश में मेजोरिटी थी सर्ब्स की, जो कि नैरो माइंडेड होते थे, और वो इलेक्शन में अपनी जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं। अपने गवर्नमेंट बनाने के बाद वो कोसोवो के अल्बेनियंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट पे नहीं करता है। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। मेनी सर्ब लीडर्स थॉट द एथनिक माइनॉरिटी लाइक अर्मेनिया शुड ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ सही हो रहा है? नहीं ना। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक 74-year-old बतीस्ता हॉक्सा वॉज सिटिंग इन अ किचन विद अ 77-year-old हस्बैंड
Isaac. Staying warm by the stove, they heard explosion but did not realize that Serbian troops had already entered the town. The next morning she knew 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding कि उनके हस्बैंड कहाँ हैं, और उनसे बचे लोग, उनका पूरा घर उनके सामने, उनके पति को मार दिया गया, और उनसे जो उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, उनकी जो रिंग थी वो भी ले ली गई ताकि उनके पास कुछ बचे ही ना। ये न्यूज़ टिपिकल है जो कि बहुत सारे अल्बेनियन लोगों के इस समय में हुआ था, और ये मैसेकर बहुत ही बड़ी एक बात है जो कि उसकी खुद की आर्मी ने खुद के लोगों के साथ करी थी। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रिजुडिस in recent time. Finally several other countries intervened to stop this massacre, और धीरे धीरे जो यहाँ पर जिन सर्ब्स ने अभी अपनी गवर्नमेंट बनाई थी उनकी गवर्नमेंट गिर भी जाती है, और ह्यूमैनिटी के बेसिस पर अब बहुत सारे केसेस उस सरकार के खिलाफ चलाए जाते हैं जो कि दोषी करार कर दी जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें क्या सिखाता है? ये एग्जाम्पल्स हमें जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंस हम लोगों को सिखाते हैं। सो इसीलिए हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है कि एक डेमोक्रेसी में कौन कौन से अधिकार होने चाहिए। अब आपको सारे के सारे केसेस में अलग अलग विक्टिम्स दिख रहे होंगे, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर सिक्योरिटी हो, डिग्निटी हो, सबके लिए फेयर प्ले हो, इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ अपने लिए रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, राइट्स रखने पड़ते हैं। सो ये राइट्स होते क्या हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। अधिकार हम नागरिकों को मिलते हैं, बाकी दूसरे नागरिकों के साथ साथ हम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, और कुछ गलत हो तो उसको फिर हम लोग जुडिशरी के तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत उसको अपना सही मायना दे सके। लोग खुश रहना चाहते हैं, बिना किसी डर के रहना चाहते हैं, उनको डिग्रेडेड ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? इक्वली हमारे एक्शंस जो हैं वो दूसरों को हर्ट करने के लिए नहीं होने चाहिए। सो राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो आपका अधिकार ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला भी कुछ अधिकार मांगे तो वो बराबर का अधिकार हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों लोग हम लोगों को समझ आती हैं। जस्ट बिकॉज वी क्लेम सम राइट डज नॉट मीन इट बिकम्स अ राइट। हम बहुत सारे अधिकार मांगते हैं बट सब चीज़ें हमारा अधिकार नहीं बन सकती हैं। इसीलिए सोसाइटी में कुछ ही राइट्स को अधिकार दिया जाता है जो कि हम अब पढ़ने भी वाले हैं आगे आने वाले सेक्शन में। व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे रिक्वायर रियल फोर्स। यानी कि समाज में जो लोग अधिकार मांग रहे थे, जब उनको तवज्जो दी जाती है तो कानून बना दिया जाता है, और जब कानून बन जाता है तभी वो लॉ एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज दे रिमेन मेयरली इज नेचुरल और मॉरल राइट्स। अगर वो संविधान में नहीं लिखा है तो वो एक नैतिक धर्म है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन एनफोर्स दिस क्लेम। अगर यहाँ पर बच्चों लोग ये सारी चीज़ें जो इन सारे देशों के साथ हो रही उनकी संविधान में लिखा होता तो शायद वो किसी जुडिशरी में गुहार लगा सकते थे, बट ये एक्चुअली था ही नहीं। सो राइट रीजनेबल क्लेम्स होते हैं किसी भी इंसान के जो कि सोसाइटी और लॉ जिसको कि रिकॉग्नाइज करे, समाज और कानून जिसको माने, वही अधिकार होता है। हम अपना कोई नया अधिकार नहीं बना सकते। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। Rights are necessary for the very sustenance of the democracy. In a democracy, every citizen has to have the right to vote and right to be elected to government. For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. The first important right is कि इंसानों को, जो सिटीजन है किसी भी देश के, उनको सबसे important अधिकार मिले, वो है right to vote and right to be elected, right to be electing the government. राइट्स हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को ऑपरेशन से बचाते हैं, मेजॉरिटी को वो नहीं करने देते जो वो चाहते हैं। जब कुछ गलत चीज़ें चली जाती है तो उसको सही करते हैं, और जब कुछ चीज़ें गलत जा रही होती हैं तो उनसे उनका अधिकार भी नहीं छीना जा सकता है। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन दीज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन इन सच अ सिचुएशन, और गवर्नमेंट ऐसा करती भी है। और हम ये पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जा रहे हैं, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। In India, like most of other democracies in the world, some rights are mentioned in the constitution, और कुछ हमारे लिए फंडामेंटल हैं जिनको कि कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम चैप्टर 2 में भी पढ़ के आ चुके हैं, बट अभी हम सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स एंड दैट इज राइट टू इक्वालिटी कवर करता है। The Constitution says that the government shall not deny any person in India equality before the law or the equal protection of the law. It means the law applied in the same manner to all regardless of the person's status. It is called the rule of law. Rule of law is foundation of any democracy. It means no person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, government official or an ordinary citizen. चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप एक भारत के आम नागरिक हैं, आप कानून के सामने बराबर हैं।
एंड दैट इज़ हाउ वी हैव ऑलवेज सीन कि जो कानून होता है उसकी आंखों पे काली पट्टी होती है, क्योंकि उसके लिए सब लोग बराबर होता है। प्रधानमंत्री जी से लेके एक स्मॉल फार्मर्स रिमोट एरिया में रहने वाला सब पर सेम लॉ एप्लीकेबल है। कोई भी लीगली स्पेशल ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक हमारे थे जिनको कोर्ट केस ऑफ चार्जेस ऑफ चीटिंग लगाया गया था, एंड ऑल्दो उनको गिल्टी नहीं ठहराया गया था, ही वॉज नॉट गिल्टी, बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड उनको कोर्ट जाना पड़ता था, एविडेंस दिखाने पड़ते थे, पेपर फाइल करने पड़ते थे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सिटीजन। सो ये हमारे देश में फर्दर पोजीशन जो है राइट टू इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके इम्प्लीकेशन भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट किसी भी बेसिस पर, भले ही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। सारे के सारे लोगों को सेम जगह पर जाने अलाउड होता है, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल्स कुछ भी हो। सिमिलरली देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ एनी पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि प्ले ग्राउंड, पब्लिक रिजॉर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होगा आप लोगों को, बट बहुत जगह ये सारी चीज़ें फॉलो भी नहीं होती थी, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। जैसे कि इंडिया में सोशल लेवल पर जो कास्टिज्म होता था, कास्ट सिस्टम, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं होते थे, और इवन पब्लिक जॉब्स में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करे जाती हैं कि सारे सिटीजन को इक्वालिटी मिलने चाहिए, कि वहाँ पर किसी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फिर बहुत ज़्यादा रेफरेंस देके और डोमिनेंस क्रिएट करने का मौका ना मिले। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग everyone the same treatment no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Equality is all about giving equal opportunities. The principle of non-discrimination extend to social life as well. सामाजिक हिस्सों में भी हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए होती है। एटलीस्ट इंडिया जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट to put an end to it. The practice of untouchability has been forbidden in any form. Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon the people on account of their birth with certain caste labels. हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी एक बहुत ही भयंकर सोशल डिस्क्रिमिनेशन था एक समय पर। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। अगर हम पूरे डेवलप्ड एरिया में देखें तो वहाँ पर तो ये चीज़ें मैटर भी नहीं करते, बट कंट्री साइड में भी धीरे धीरे चीज़ें जा रही हैं, बिकॉज लोगों को अपने अधिकार पता चलने लग रहे हैं। Such practice denies the interaction with others to access public places as well as equal citizens, so the Constitution made untouchability a punishable offense. आप लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि जो दलित लोग होते थे, जो बार्बर्स होते थे, उनके बाल नहीं काटते थे। दलित लोगों के लिए चाय जो है अलग कप में दी जाती थी, और यहाँ तक कि जो दलित ग्रूम्स होते थे उनको घोड़ी पे शादी के दिन जो चीज़ें सेरेमनीज होती हैं वो भी अलाउड नहीं होता था। दे हैड टू वॉक बेयरफुट। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमारे को अधिकार दिया गया कि ऐसा कुछ भी अब अलाउड नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ रुकावटें ना हो। इन प्रैक्टिकल लाइफ इससे भी बड़ी बात है कि एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अफेयर्स बाय अदर्स। हम जो भी करें दूसरों का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री, वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू दैम। और इसीलिए वो चलो कुछ राइट हमारे पास दिए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assembly in a peaceful manner, form association and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any occupation, trade or business। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस में दी जाती हैं? इन द सेकेंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है बहुत ही एसेंशियल है डेमोक्रेसी में, जहाँ पर हम अपनी पर्सनालिटी, जो चीज़ बात करते हैं उसे डेवलप करते हैं। हर इंसान अलग सोचता है और हज़ारों लोग अलग सोच सकते हैं, और आपका व्यू बिल्कुल उनसे अलग हो सकता है। सो आप किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से, एक्टिविटी से डिसएग्री कर सकते हो, और आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव से बात कर सकते हो, अपने व्यूज़ को पब्लिसाइज भी कर सकते हो, पैम्पलेट्स में छाप के, न्यूज़पेपर, मैगजीन में छाप के। आप अपने पेंटिंग्स, पोइट्री के थ्रू भी, गानों के तहत सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। बट आप क्या नहीं कर सकते हो कि आप जनता को या फिर किसी भी मॉब को इंस्टिगेट यानी कि गुस्सा, हिंसा के लिए भड़का नहीं सकते हो। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप लोगों को भड़का नहीं सकते हो। अदर देन दैट यू कैन डू एवरीथिंग एज पर द सेकंड फंडामेंटल राइट। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए फॉल्स और मीन चीज़ें भी नहीं बोल सकते हो, किसी की रेपुटेशन भी खराब नहीं कर सकते हो। सिटीजन्स के बाद फ्रीडम होती है कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे मीटिंग्स, प्रोसेशन, रैलीज निकाल सकते हैं।
किसी भी इशू पर, जो कि होती भी हैं, बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा। फैक्ट्री वर्कर्स अपना यूनियन बना लेते हैं अपना इंटरेस्ट बात करने के लिए, बहुत बार फार्मर्स अपनी कैंपेन लगा लेते हैं। बहुत सारे इश्यूज करप्शन को लेके, पॉल्यूशन को लेके, पॉपुलेशन को लेके, सारे के सारे सिटिजन्स होल्ड करते रहते हैं, मीटिंग्स रिलीज ये लोग निकालते रहते हैं। उसके बाद हमारा छोटा सा एक और जो फ्रीडम है कि हम किसी भी हिस्से में भारत के घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें रहना होगा, जहाँ पर हम लोग सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम के एक व्यक्ति हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हैदराबाद में। ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट सिटी, ही मे नॉट हैव सीन इट एवर, येट एज अ सिटीजन इन इंडिया ही हैज़ टू सेट अप बेस देयर। ठीक है, असम से आके वो कहाँ आना चाहते हैं, हैदराबाद में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो हमारा भारतीय संविधान उनको हक देता है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसीलिए लाखों लोग गांव से शहरों में आते रहते हैं और अपनी गरीबी छोड़ के बिग सिटीज में अपना नाम बनाते हैं और चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी चेंज करते हैं। विमेन भी यहाँ पर बहुत सारी बार आपको देखने को मिलेगा कि अपनी ऑक्यूपेशन बदलती हैं, बहुत बार शादी होके भी आ जाती हैं और बहुत बार जब उनको जॉब लगती है तो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ देती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to a procedure established by law. It means no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. अब हम किसी को मार भी नहीं सकता है, जब चाहे ऐसा कर नहीं सकता। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इसीलिए लोगों की जान की परवाह करते हुए ये संविधान कहता है कि आप किसी को भी अगर यहाँ पर गिरफ्तार करोगे तो उसके लिए एक लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और ऐसा हो भी जाता है। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म फॉर द रीजन फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। पहले तो बताना पड़ेगा कि आपने इनको क्यों अरेस्ट करा। 24 घंटे के साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और उनको अधिकार देना होगा कि वो किसी भी लॉयर को हायर कर सके और वो अपने डिफेंस की बात कह सके। अनलाइक जो अभी हमने गुटानवे बे जेल में देखा था, जहाँ पर 600 लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ पर अभी हमको कोसोवो में भी ये देखने को मिला। अब हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है बहुत सारे लेवल्स पर होती है। Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. यहाँ पर बहुत सारे जो weaker section of society होते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण करा जाता है। तो ऐसे में हमारे पास एक ऐसा अधिकार भी है जो लोगों का शोषण रोकने से हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे में हमारे में 3 स्पेसिफिक एविल्स जो कि हमारा संविधान कहता है, जो कि लीगल है। पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिक का मतलब होता है जहाँ पर इंसानों की तस्करी होती है, यूजुअली विमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। सेकेंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स्ड भिखारी बनने के लिए यानी कि बेगिंग करने के लिए हम लोगों को अगर कोई फोर्स कर रहा है तो वो भी हमारे यहाँ पर एक गैर कानूनी चीज़ है। When this practice takes long on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor, और बहुत बार इसको बंधुआ मजदूरी भी कहा जाती है अगर ये लंबे समय तक चल जाए। जो तीसरा एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमारे पास राइट है वो है prohibits child labor. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or any other hazardous work such as railway ports. Using this basis in law, they have been made to prohibit children from work in industries such as beedi making, firecrackers, matches and printing and dyeing. छोटे बच्चे जो 14 years and below होते हैं उनको काम करना अलाउड नहीं है as per the fundamental right against exploitation. Now let us talk about one of the next fundamental right, that is right to freedom of religion. Right to freedom of religion includes right to freedom of religion as well. In this case too, the constitution makers were very particular to state it clearly because हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म होने के कारण some may not believe in any religion. कुछ लोग कुछ धर्मों को या किसी भी धर्म को मानने से इकरार भी कर सकते हैं, और यहीं से वर्ड निकल के आता है secularism is based on the idea that state is concerned only with relation among human beings and not with the relation among human beings and God. यानी कि अगर हम कहें कि हमारे इंडिया एज पर आर प्रीएम्बल एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर जो स्टेट है, जो कंट्री, उसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, बल्कि वो अपने सारे के सारे लोगों को अपने इक्वल धर्म फॉलो करने के लिए अलाउ करती है, या फिर अगर आपका नहीं भी मन है तो आप किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी वो आपको अलाउ करती है। सेकुलर स्टेट का कुछ भी अपना ऑफिशियल धर्म नहीं होता है। इंडिया में जो है ये इतनी ज़्यादा है प्रैक्टिस ताकि हम लोग सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर पाए, एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल डिसीजन यहाँ पर सरकारें ले पाए। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं जिसमें भी वो मानते हैं, और इसको करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। बट आपको ये भी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट और एल्यूरमेंट से उसका धर्म परिवर्तन कराएं, वो इलीगल है।
ऑफ कोर्स अ पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन, बट वो अगर मन चाहे तो उसको बदलना चाहता है अपने धर्म को, वो तो बिल्कुल बदल सकते हैं। Freedom to practice religion does not mean a person can do whatever he wants in the name of religion. For example, sacrifice animals or human beings as offering to supernatural force or gods. Religious practice which treat women as inferior, infringe women's freedom are not allowed. For example, one cannot force a widow women to shave head or wear white clothes. किसी भी विधवा महिला को जबरदस्ती उसके बाल काटना और उसको सफ़ेद साड़ी पहनाना अलाउड नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहती है तो उसको रोका भी नहीं जाएगा। A secular state is one that does not confer any privilege or favor to any particular religion. जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप जिसको भी माने। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर सकती कोई भी टैक्स या मेंटेनेंस पे करने के लिए। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर करे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेजरली मैनेज करा जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा विच बिलोंग टू एजुकेशन सेक्टर ओनली, और यहाँ पर मेजरली जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दिस इज आर येट अनदर फंडामेंटल राइट। Now you might wonder, the makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. Why there are no special guarantee for the majority? Well, the simple reason that the working of democracy gives power to the majority. It is the language, culture and religion of minority that needs special protection. अब यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें रिटर्न में दी गई हैं हमारे संविधान में, वो माइनॉरिटी के लिए दी गई हैं, मेजोरिटी के लिए नहीं, क्योंकि मेजोरिटी तो अपनी सरकार बना ही रही है और मेजोरिटी जो सरकार बना रही है वो उन्हीं के लिए डिसीजंस लेने वाले हैं। बल्कि प्रोटेक्शन दी जाती है जिनका कल्चर और जिनके एजुकेशनल राइट्स पहले से बहुत पीछे हैं। जैसे कि एनी सेक्शनल सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। एडमिशन वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में ले सकते हैं, धर्म और जाति के आधार पर उनके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। लैंग्वेज, धर्म, जाति, दे कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया। सारे के सारे माइनॉरिटी के साथ अपना इस्टेब्लिशमेंट, अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी चॉइस का यहाँ पर वो बना सकते हैं। In some place, people seek a particular language in majority, people speaking a different language are in minority. For example, Telugu-speaking people form a majority in Andhra Pradesh, but they are minority in the neighboring state of Karnataka. Sikhs constitute a majority in Punjab, but they are minority in राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और एक भी इंसान गलती से भी पीछे ना रह जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अब बच्चे लोग, जो भी हमारे अधिकार हैं वो एक गारंटी हैं कि ये अगर होंगे तो इनकी पूरी रिस्पेक्ट करी जाएगी, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इनफोर्सेबल हैं। वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन राइट एंड दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है, कोई भी अधिकार आपका मान्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को तहत, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, अपनी बातें आगे रख सकते हैं। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। It is possible that people sometimes our rights may be violated by fellow citizen itself, private bodies or by the government. तो बहुत बार हम लोगों को गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, अपने पड़ोसी से या किसी भी इंसान से कुछ ऐसी नोक झोंक हो जाती है कि जो उन्होंने करा या जो उन्होंने बोला वो हमारी पसंद का नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा लेंगे और अपनी बात को आगे रखेंगे। एंड दैट इज वाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटी हमें देते हैं अगेंस्ट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कि वो इंसानों के ऊपर हावी ना हो जाए, ताकि हमेशा कानून सबसे ऊपर रहे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। इफ़ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का भी आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपने जो हैं लॉज को चैलेंज कर सकते हो इन द फ्रंट ऑफ जुडिशरी। Court also enforce the fundamental rights against private individual and bodies. The Supreme Court and the High Court have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. They can also award compensation to victims and punishment to the violators. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका कोई भी अधिकार हर्ट हो गया है, आपका वायलेशन हुआ है किसी भी अधिकार का, तब जुडिशरी में जा सकते हो और जिसने भी वो करा है जुडिशरी उसको फटकार लगाएगी और उसको वार्निंग देगी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
In any case of violation of fundamental rights, the person can go to court for remedy. But now any person can go to court against the violation of fundamental right if it is social or public interest. तो उसको public interest litigation कहते हैं. अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी सिटीजन या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन कोर्ट के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं कि ये जो भी एक्शन गवर्नमेंट का हुआ है वो हमारे खिलाफ है और हम लोगों को वो नहीं पसंद आ रहा, और फिर वहाँ पर जो जजेस की बेंच होगी वो बैठेंगी और जो भी डिसीजन है उसको सुनाएगी. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सपैंडिंग स्कोप फॉर राइट्स. एज सुन एज हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू करा था तो हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने को मिले थे. समटाइम्स इट लीड्स टू एक्सपेंशन इन द लीगल राइट दैट सिटीजन कैन एंजॉय. From time to time, the court gave judgment to expand the scope of rights. Certain rights like right to freedom of press, right to information, right to education derived from the fundamental rights. आजकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन गई है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए अंडर द एज ऑफ 14. पार्लियामेंट ने इस कानून को लागू करा है और बेसिकली हम लोग जितना भी पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम हर रोज़ ग्रो कर रहे होते हैं. हर रोज़ हमारे पास नई चीज़ें आती रही हैं और उन अधिकारों के बारे में बात भी होती रहती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो तब नहीं था. सो वी हैव स्टिल एक्सपैंडिंग द स्कोप फॉर राइट. और अब हम लोगों को रिसेंटली साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो कि अपने लोगों को बहुत सारी चीज़ें देता है. जैसे कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है, इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो अपने लोगों को राइट टू प्राइवेसी देता है कि किसी के भी घर को सर्च नहीं किया जा सकता, किसी भी के भी फ़ोन को टैप नहीं किया जा सकता और किसी की भी कम्युनिकेशन को खोला नहीं जा सकता. यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी एक राइट गिवन है. एडुकेट हाउसिंग भी गिवन है. हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट वाटर एंड फूड और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक अधिकार है. नहीं दे पाएंगी तो सरकार विल बी रिस्पॉन्सिबल, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ये सारे जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सपैंड होने चाहिए और ज़्यादा? डू वी हैव लिमिटेड राइट्स? तो चलिए इसके बारे में बाकी आने वाली क्लास 10th में बात करेंगे. सो मेनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट इन इंडिया एज वेल. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों का आज का चैप्टर यहीं पर ही समाप्त हो जाता है. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.